क्या आप ये जानते हैं कि खराटे जानलेवा भी साबित हो सकते हैं? कार्डियक अरेस्ट आया हो और उनको फ़ोन करके पूछो कि क्या वो खर्राटे लेते थे? क्या वो ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे लेते थे? क्या उनका रात को साँस रुकता था? क्या वो एकदम से साँस भरते थे? तो वो 100% आपको ये बताएँगे कि उनको सिर्फ़ खर्राटों की ही प्रॉब्लम थी, वो हमें लगता था नॉर्मल है। काफ़ी पेशेंट बोलते हैं सर ये खर्राटे नॉर्मल हैं, तो मैं बोलता हूँ कि सर आप मेरे सामने 3 मिनट फिर जाग के खर्राटे लेके दिखाओ। जाके आपके दिल के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ने लग जाता है, आपको बीपी की बीमारी एकदम से प्रभावित करने जाती है। खासकर वो लोग जो ज्यादा जोर से खराटे लेते हैं, उनको ये नॉर्मल नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर के पास एक बार तुरंत जाना चाहिए। स्लीप एपनिया सर्जरी कैसे आप करें, क्योंकि इसे बहुत ही डिफिकल्ट सर्जरी माना जाता है, तो आप कैसे इसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं और पेशेंट को इसका लाभ मिलता है? तो जो आप टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो है ब्लडलेस टेक्नोलॉजी। उसमें पहले 10 साल पहले ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी, जिसको मैं डे 1 से ही इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी कारण आज हम इसको सक्सेसफुली बहुत अच्छे से कर भी पा रहे हैं। अगर किसी को स्लीप एपनिया है और उसको ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो उसको ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम होंगी। आप उसको कोई भी डॉक्टर के पास जाके देख लीजिए, ऑर्थो के पास जाके देख लीजिए तो उनको हिप रिप्लेसमेंट, टीकेआर, अगर उनको कार्डियोलॉजी में जाके देख लीजिए तो उनको तो कार्डियक अरेस्ट या फिर उनको बार-बार चक्कर आने की प्रॉब्लम, या फिर अगर आप उसको मेडिसिन वाले के पास जाके देखिए तो डायबिटीज़ की टैबलेट चल रही है। इसमें हम पेशेंट को ये ज़रूर समझाते हैं कि सबसे पहले हमारे को खर्राटे शुरू हुए, उससे हमारा वज़न बढ़ना शुरू हुआ और उसके कारण हमारा वज़न बढ़ते-बढ़ते ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, जिसको हम आज ठीक करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो रात को चोकिंग वाली सेंसेशन है, रात को एकदम से साँस रुकता है, वो एकदम से पेशेंट का 1 या 2 दिन में ही ठीक होना शुरू हो जाता है। पेशेंट इस चीज़ को महसूस भी करने लगता है। खराटे शब्द जब भी आप सुनते हैं तो आपके जहन में ये जरूर बात आती होगी कि कोई फिल्मी दृश्य चल रहा है जहां एक मोटा सा व्यक्ति खराटे लेकर सो रहा है और कुछ बच्चे शायद उसको परेशान भी कर रहे हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खराटे जानलेवा भी साबित हो सकते हैं? ये कैसे, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लवकेश मित्तल, जो हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34A में कार्यरत हैं और इस बीमारी को, खराटे से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं स्लीप एपनिया, जिसके डॉक्टर लवकेश मित्तल एक्सपर्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे खराटे भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जब से हमने ये सुना है कि खराटे भी जानलेवा साबित हो सकते हैं, हमें ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार कैसे। खराटे तो पूरी दुनिया लेती है, तो फिर खराटे कैसे जानलेवा साबित हो सकते हैं? संजीव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर लवकेश मित्तल, जैसे कि इन्होंने बताया, मैं कान नाक गले का विशेषज्ञ हूँ और स्लीप एपनिया में बहुत कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले हम ये बताएँगे कि खर्राटे होते क्या हैं? कैसे हमें खर्राटे उत्पन्न होते हैं? वहीं से सब कुछ शुरू करते हैं। तो जब भी हम नाक से छाती तक साँस लेते हैं, तो उसको विंड पाइप कहा जाता है। तो विंड पाइप जब भी एक नॉर्मल इंसान की कोई भी उसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वो आराम से साँस ले सकता है, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो रात में हो। लेकिन कुछ लोग दिन में भारी साँस लेते हैं और रात को वही चीज़ हमारी खर्राटों में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारी छाती के दबाव के कारण हमारी विंड पाइप भी हमारी थोड़ी लैक्स हो जाती है और वो उसमें दबाव महसूस करती है। तो जब भी इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो जो मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन साइट 7 ऑब्स्ट्रक्शन साइट्स हम गिनते हैं, जिसमें सबसे पहले नाक की हड्डी, दूसरा हमारा नाक के अंदर मांस फूलना जिनको टर्बिनेट्स कहते हैं, तीसरा एडिनॉइड गले के पीछे मांस हो जाना, चौथा हमारा तालू मोटा होना, पाँचवां हमारा टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, छठा हमारा जीभ मोटी होना और सातवां हमारा एपिग्लॉटिस। तो जब भी इन सातों में से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमारे को एक आवाज़ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम 2 लिप्स के बीच में, बुलों के बीच में से अगर हवा निकालेंगे तो एक सीटी के रूप से वो बाहर निकलती है। जी। तो मानो ऐसे ही अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन साइट है तो उसको हल्की सीटी होगी, मानो 2 हैं तो उससे ज़्यादा सीटी होगी, 3 होगी तो उससे ज़्यादा सीटी होगी। तो ऐसे ही जैसे हम अपने, मैं सारे लिसनर्स को बोलना चाहूँगा कि खर्राटे की इंटेंसिटी को ज़रूर मापना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम अपने पेशेंट्स को, मैं जब पूछता हूँ कि कैसा है खर्राटा है, हल्का है, भारी है, बहुत भारी है या बहुत ज़्यादा भारी है, तो इन चीज़ों में हम इसको ईज़िली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको वो खर्राटा सोने ही नहीं दे रहा,
आपके बगल वाले को और आपको 2 कमरे यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ-साफ है कि ऑब्स्ट्रक्शन साइट्स 4 से ज़्यादा हैं। और जब भी 4 से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन साइट्स होंगी, तो वो उस रुकावट वाले रास्ते में एकदम से दबाव बनाकर उसका साँस रोक देती है। और अगर मानो ऐसा है कि इंसान 2 घंटे सो पा रहा है, फिर उठ जाता है, फिर सोने जाता है, पूरा दिन उसकी सुस्ती में ही निकलता है क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हो रही, गाड़ी चलाते-चलाते इसमें नींद आ जाना, इवन कि एक्सीडेंट्स हो जाना और टीवी, मोबाइल देखते हुए एकदम से झपकी लग जाना, इवन कि मूवी थिएटर में जाके पूरी मूवी भी कंप्लीटली नहीं देख पाते हैं लोग। तो ये एक खर्राटे का ही रोग होता है जो मोस्टली अनअवेयर्ड पार्ट है इंडिया में। सबको ऐसा लगता है ये एक हेल्दी स्लीप का पार्ट है। हाँ, ये है एक हेल्दी स्लीप का पार्ट है, बट एक हेल्दी बॉडी का पार्ट नहीं है। अगर किसी को ये रुकावट नहीं होंगी, तो वो भी अच्छी नींद लेगा, तो उसको खर्राटे नहीं आएँगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये कहा कि हेल्दी स्लीप का पार्ट, कभी भी कोई खर्राटे ले रहा हो तो अक्सर ये कहा जाता है कि देखो कैसे खर्राटे मार के सो रहा है, यानी कि अच्छी नींद ले रहा है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये अच्छी नींद का पार्ट हो सकता है लेकिन अच्छी सेहत का पार्ट नहीं है। तो अ फिर ये कैसे? अच्छी नींद हम इसको एक और है। दूसरा, जैसे मैंने हुँ। पहले कहा कि सारी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया खर्राटे ले रही है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जानलेवा साबित तो हो सकता है और हो रहा है। खर्राटे मैं इसको एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से आपको देना चाहूँगा। जैसे डायबिटीज़ एक बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबकी किडनी फ़ेल हो जाएँगी। तो ऐसे ही खर्राटे भी एक डायबिटीज़ की तरह ही लक्षण है कि अगर हम उस बीमारी को नियमित रूप से पहले ही कंट्रोल कर लें, तो वो आपका साँस नहीं रुकने देगा। खर्राटे एक ऑब्स्ट्रक्शन साइट के कारण भी हो सकता है। उसमें हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम सिर्फ़ वेट लॉस करने के लिए ही पेशेंट को कहते हैं। लेकिन समय के साथ-साथ जब वो एक ऑब्स्ट्रक्शन साइट से 2 से 3 जो कि हमारी अनहेल्दी डाइट, जंक फूड खाने से, मीठा खाने से हमारे गले का मांस बढ़ जाता है, हमारा हमारा नेक मांस भी बढ़ने लगता है। इवन कि बहुत लेडीज़ हमें आके बोलते हैं कि शादी से पहले इनका नेक साइज़ 38 था, आज 44 हो गया। तो नेक साइज़ जब 44 हो गया तो ऑब्वियसली हमारे साँस के रास्ते में रुकावट बढ़ेगी और वो हमारे को चोकिंग की सेंसेशन देगी। कई बार ये पेशेंट को खुद ही समझ में आ जाता है कि वो चोक कर रहा है, वो उठ के रात को बार-बार पानी माँगता है या विंडो की तरफ जाता है या उसको खुद ही बोलने लग जाता है कि मुझे साँस रुक रहा है। और मोस्टली केसेज़ में जो स्पाउसेस होते हैं या ब्रदर, सिस्टर या मदर जो भी उनको देख रहे हैं सोते हुए, वो इसको ज़्यादा एड्रेस करते हैं कि इनको एकदम से खर्राटे लेते-लेते बीच में खर्राटा रुक जाता है और एकदम से ये साँस भरते हैं। तो वो एक लंबे खर्राटे के साथ उठते हैं। तो उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, 2 मिनट के लिए साँस खर्राटा बंद हो गया है, अब मैं सो जाता हूँ। तो मैं अपने जितने भी पेशेंट्स के वाइफ़्स या ब्रदर्स या सिस्टर जो भी उनके बगल में सोते हैं, उनको ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जब भी ऐसा हो कि खर्राटे लेते-लेते वो खर्राटा लेना बंद कर दें, तो उसको सीरियसली और अटेंटिवली लेकर पेशेंट को हिला दीजिए ताकि उसका साँस दोबारा से चलने लग जाए। इसी टाइम पर जो आप बोल रहे हो कि हम पेशेंट को खो देते हैं, तो जब भी हमारा साँस 2 मिनट से ऊपर रुकता है, तो हमारे दिल की धड़कन आउटबर्स्ट हो जाती है, हमारी पल्स रेट 200 प्लस चली जाती है, ऑक्सीजन लेवल्स 50 से नीचे ड्रिप कर जाते हैं। तो सडनली एकदम से हमारा वो कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक आता है और जो जानलेवा साबित होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने खर्राटों की बात की और पूरा हमें बताया कि किस तरह से जो है खर्राटे जानलेवा साबित हो सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक इंसान है जो हल्के-हल्के खर्राटे ले रहा है, एक है जो बहुत ज़ोर से ले रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिसके खर्राटे ज़्यादा ज़ोर से हों, उसके लिए खतरे की घंटी है? और दूसरा ये कि आप इसे कैसे स्टडी करते हैं? एक तो मान जो लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया और वो ये कह रहा है कि आप उसको खर्राटे आते हैं, बहुत ज़ोर से आते हैं, तो आप फिर उसको कैसे स्टडी इसके करते हैं? 3 फैक्टर्स को हम मोस्ट कॉमनली अगर मैं एज़ अ पेशेंट आपको गाइड करूँ, तो सबसे पहले इंसान का वेट। अगर उसका वेट 80 केजी से ऊपर है, तो ऑब्वियसली वो एक शक के दायरे में उसी टाइम आ गया है, क्योंकि उसका वज़न बड़ा होने से उसकी हर चीज़ का वज़न बढ़ेगा। चाहे वो टॉन्सिल्स हो, चाहे वो ताल्लू हो, चाहे वो एडिनॉइड हो, चाहे वो नाक के मांस हो। तो सबसे पहला वेट, अगर आप कोई भी लिसनर हमारा 80 किलो से ऊपर है, तो वो शक के दायरे में उसी टाइम आ गया है, अगर उसको खर्राटे आते हैं और उसका वेट 80 केजी से ऊपर है। दूसरा हमारा नेक। अगर हमारी शर्ट साइज़ 40 से ऊपर है और वेट हमारा 80 केजी से ऊपर है, तो वो भी हमारे उतने ही शक के दायरे में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेक सर्कम्फ्रेंस से डायरेक्ट रिलेशन हमारे एयरवे सर्कम्फ्रेंस का रहता है, जो जनरली 1/8 हम काउंट करते हैं। जी। मानो अगर किसी का 42 नेक सर्कम्फ्रेंस है, तो उसका 1/8 उसका एयरवे सर्कम्फ्रेंस रहेगा। तो जितना ज़्यादा नेक सर्कम्फ्रेंस बढ़ेगा, उतना ही हमारा एयरवे सर्कम्फ्रेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और तीसरा जो हमारा है कि आपकी जो हाइट है, अगर वो कम है इसके साथ, तो ये और एक खतरे की घंटी हमारे सामने रख देती है।
अगर वो 5'6" या 5'7" के आसपास हाइट है और पेशेंट का वेट हमारा 80 kg प्लस जा रहा है और नेक सर्कमफ्रेंस 40 से ऊपर जा रहा है, तो 90% केसेस को स्लीप एपनिया होने की प्रॉब्लम रहती है। और उसके बाद अगर हम कई बार पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में अकेले आ जाते हैं, तो हम प्रेफ़र करते हैं कि उनके स्पाउसेस से बात की जाए फ़ोन पे और उनसे एक कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री ज़रूर पूछी जाए कि क्या ये रात को खर्राटे लेते-लेते बीच में खर्राटे बंद हो जाते हैं? तो वो बड़े ही हैप्पीली बताएँगे। ज़ोली मोड में जाके आते हैं, हाँ, हाँ, डॉक्टर साहब 5 मिनट लेंगे, 2 मिनट बंद हो जाएँगे। तो फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि जब वो 2 मिनट बंद होते हैं, तो उसके बाद क्या वो एक बहुत लंबा खर्राटा लेते हैं? तो कहते हैं हाँ, फिर तो और 3 गुना लंबा खर्राटा लेते हैं। तो मैं उनको ये ज़रूर समझाऊँगा कि वो 3 गुना लंबा खर्राटा उन्होंने रुके हुए साँस को भरा है। तो जैसे कि मैं किसी सिंपल से एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा कि एक सड़क है जो टूटी हुई है, उसके ऊपर हम जब भी जाएँगे, हमारी गाड़ी जब भी जाएगी तो हमें झटके लगेंगे। जंप होगी वो। हाँ, जंप होगी, चाहे वो हमारी स्पीड 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे वो 30 हो। एक ही शर्त पर वो उस पे झटके नहीं लगेंगे कि या तो हम उस सड़क पर जा ही नहीं रहे या या गाड़ी वो खड़ी है। सड़क ठीक हो गई है। या सड़क गाड़ी खड़ी है। हाँ, या गाड़ी खड़ी है। तो वही है कि वो खड़ी है तो मतलब वो साँस रुक गया है हमारा, उस कारण हमें ऐसा फ़ील होता है कि वो खर्राटे नहीं आ रहे। तो अगर आप रेगुलर खर्राटे ले रहे हैं, अगर आपका एक मिनिमल सा खर्राटा है जो बहुत ही लाइट खर्राटा है, जिससे आपको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपके बगल में जो सो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और वो रेगुलर आ रहे हैं, तो दैट इज़ ओनली अ सिम्पटम, वो डिज़ीज़ नहीं है। जी। लेकिन अगर आपका उससे वज़न प्रभावित हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेट गेन होता जा रहा है, आपको रात को उठना पड़ रहा है बार-बार पानी पीने के माध्यम से या बार-बार पेशाब जाने के माध्यम से। कई बार हमारे पास पेशेंट यूरोलॉजी से रेफ़र होके आता है कि सर 16-17 बार पेशाब जा रहा था पेशेंट, तो यूरोलॉजी में चेक कराने आए। तो यूरोलॉजिस्ट हमारे चेक करके हमें बताते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ही इज़ हैविंग स्लीप एपनिया। तो उसको एक माइंड उसको संकेत देता है कि उठो। तो किस प्रकार से उठो? या तो पानी पीने के माध्यम से उठो या फिर अपना पेशाब के माध्यम से उठो, तो ये इनिशियल सिम्पटम्स होते हैं। जब ये बढ़ जाता है, धीरे-धीरे बढ़ती है डिज़ीज़, 2 या 3 साल लग जाते हैं डिज़ीज़ को बढ़ते-बढ़ते, तो सडनली फिर पेशेंट अपने आप ही फ़ील करने लग जाता है या उसकी वाइफ़ ये सब फ़ील करने लग जाती है, उसका हस्बैंड ये फ़ील करने लग जाता है कि इसका साँस रुका था, तो ये उठा या फिर इसको हिलाना पड़ा तो इसका साँस चला। तो ऐसे केसेज़ में जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो कहीं न कहीं वो उस वाइटल टाइम को छोड़ चुका होता है जहाँ पे डिजीज़ इर्रिवर्सिबिलिटी को कैच कर लेती कैच है। कर लेते हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को 5 साल से डिजीज़ है, तो उसका 20% इर्रिवर्सिबल हो गया है। अगर किसी को 10 साल से है तो उसका 20% हो गया है। 20%। तो 15-30, 20-40 तो ऐसे ही 20 या 25 साल में ये डिज़ीज़ हमारी एजिंग को ही इतना बढ़ा देती है। समटाइम हमारे पास पेशेंट 62 ईयर ओल्ड का आता है, बट उसके जो सिम्पटम्स होते हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं, जो उसके चलने का स्टैंस होता है, जो उसका वेट होता है, जो उसकी स्किन होती है, दैट 20 ईयर्स पीछे चली जाती है। वो 82 का लगता है। वो हमें बोलते हैं डॉक्टर साहब सर्जरी कर दो। तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपको ये डिज़ीज़ 30 साल से है, इस कारण आपकी एजिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से इतना ज़्यादा प्रभावित कर चुकी है और कई बार घुटने भी उनके खराब हो चुके होते हैं। तो ऐसे केसेज़ आते रहते हैं। फिर हम भी ये समझते हैं कि जितनी जल्दी इसको अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, जितनी जल्दी आप और हम एक-दूसरे की मदद से लोगों को ये समझाएँ कि एक बार अगर हम हेल्प ले लें, तो और उसको कंट्रोल कर लें, तो उसमें सबका ही फ़ायदा रहता है। कई बार एज़ अ डॉक्टर हमें भी सॉरी फ़ील करना पड़ता है उस चीज़। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे किसी को खर्राटे लेने की आप चलो बीमारी कह लीजिए कि बीमारी है, तो हुँ, उसकी सीधे-सीधे एज पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है? यस। जैसे कि आपने कहा। आप लद्दाख जाके रहिए, 3 साल लद्दाख रहिए जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। जी। तो आप अपने आप में ही एजिंग वहाँ के आप वहाँ की स्किन टेक्सचर को देखिए लोगों की, उनकी एजिंग बहुत जल्दी होती है बिकॉज़ दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर ऑक्सीजन। दे आर फाइटिंग फाइटिंग फॉर और देयर ऑक्सीजन लेवल्स। तो जी, वही आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बैठ के जहाँ पे आपको सब कुछ खाना मिल रहा है और अच्छी फिर आप ऑक्सीजन मिल रही है। हाँ, अच्छे ऑक्सीजन मिल रही है और वहाँ पे आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजन के लिए तरसा रहे हो। हुँ, तो सडनली यही इसी कारण जब भी आपने देखा होगा कि बहुत हेल्दी ग्रुप्स होते हैं, जो मोटे-मोटे लोग होते हैं, जब भी लद्दाख जाते हैं, दे ऑलवेज़ प्रेफर टू टेक अ डॉक्टर अलोंग विद देम कि हाँ, हम अपने पंप्स ले लेते हैं, छाती के पंप्स ले लेते हैं। बट उनको इस कोर डिज़ीज़ का ही नहीं पता कि वो उनको ये सब कुछ डिज़ीज़ हो इस कारण रही है, कि प्रॉपर उनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उसको कमी है। जी, तो अब आप ही अगर यहाँ पे सोचो कि इसी कमरे में हम 1 साल के लिए बैठे रहें, तो ऑब्वियसली हमारे को ऑक्सीजन की लेवल्स कम मिलेंगे कम और मिलेंगे। हमारी एजिंग होगी। हेयर फॉल होगा हमारा, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स होंगी। व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कॉमन है। डिज़ीज़ के अंदर।
तो ये स्लीप स्टडी जो है वो क्या चीज़ है? उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि ये इसको कैसे। इसकी सबसे पहली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। उसमें हम एक छाती के ऊपर मशीन लगा के, जैसे होल्टर होता है वैसे लगा देते हैं। उससे हमारी हमारी ब्रेथ मूवमेंट्स, हमारी हार्ट रेट, एक प्रोब हमारी फिंगर में लग जाती है जैसे हमारी पल्स ऑक्सीमीटरी, और एक हमारी नोज़ के अंदर लग जाती है। उसके हमारा हमारे कितने खर्राटे ले रहे हैं और कितनी ऑक्सीजन है वो सारी हम मापते हैं। तो उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर साफ-साफ ये हम चेक करते हैं कि 1 घंटे के अंदर हमारा कितनी बार साँस रुक रहा है। अगर 0 से 5 की रीडिंग आ रही है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। वैसे 0 ही नॉर्मल होना चाहिए, बट फिर भी 5 तक के क्राइटेरिया को सेफ ज़ोन में रखते हैं कि चलो अगर 3 या 4 आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को मेडिकल थेरेपीज़ पे, वेट लॉस थेरेपी पे, डायटीशियन कंसल्ट लेकर उसको वेट लॉस कराने के लिए और रिपीट 6 मंथ्स के बाद स्टडी कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जब भी 5 से ज़्यादा आता है, तो हमारी उसके अंदर मिनिमम जो ऑक्सीजन लेवल्स कितनी है, उसमें हार्ट रेट कितना जा रहा है, पल्स फ्लक्चुएशंस कितनी ज़्यादा हो रही है, ये सब हम स्लीप स्टडी टेस्ट के ज़रिए ही देखते हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उनको स्लीप स्टडी के लिए मोस्टली पेशेंट्स करवा के भी आते हैं, और कुछ पेशेंट्स को इसके बारे में अगर नहीं पता होता तो स्लीप स्टडी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वंस अगर हमारे को उसके अंदर AHA स्कोर्स 5 से ऊपर मिलते हैं, तो वो कैंडिडेट हमारा अब डेंजर ज़ोन की तरफ जा रहा है, और कई बार तो पेशेंट 70 स्कोर, 60 स्कोर्स ऐसे लेकर आते हैं, तो हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोत्साहित करते हैं। हीलिंग हॉस्पिटल में स्लीप स्टडी करवाते हैं आप? हाँ जी, होती हाँ है? जी। हीलिंग हॉस्पिटल में हमारे पास फुली ऑटोमेटेड स्लीप लैब इज़ देयर, और कुछ लोग जो लोकल हैं उनको हम घर के लिए भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे उनका खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। जी। यानी अगर कोई लोकल है, चंडीगढ़ का रहने वाला, तो वो अपने घर में भी स्लीप स्टडी कर सकता है, कर और कोई सकता है। बाहर से अगर आ रहा है तो एक्चुअली स्लीप वो। स्टडी का जो मोस्टली प्रोटोकॉल्स को यही कहा जाता है, स्टडीज़ ने यही कहा है कि अगर आप सेम एनवायरनमेंट में ही सोते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप डेली सोते हैं, हुँ, तो उसमें आपको आराम से नींद आती है। जैसे आप भी अपने घर जाकर आराम से सोएँगे, अगर मैं बिल्कुल। आपको हॉस्पिटल में बोलूँगा तो आपको उतनी रिलैक्स नींद नहीं नहीं, आएगी। नहीं आएगी। तो ऐसे केसेस में आफ्टर डीप स्टडी, इवन आफ्टर कोविड ऑल्सो, तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज़ को प्रोत्साहित किया है कि अगर पेशेंट लोकल है और अपने जो डेली बेड पर जाकर सो सकता है, तो उसको उसके बेसिस पे जो स्लीप स्टडी रिपोर्ट जनरेट करेगा, एज़ कंपेयर टू हॉस्पिटल, तो उसमें मिनिमम 20% फ्लक्चुएशंस आएँगी। आएँगी, रियल वैल्यू से 20% कम हमें देखने को मिलेगा अगर हॉस्पिटल सेटअप में किया जाता है। किया जाता है। लेकिन समटाइम्स पेशेंट इतना ज़्यादा डिवास्टेटेड हो चुका होता है डिज़ीज़ से, कई बार उसको कार्डियक प्रॉब्लम होती हैं, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कार्डियक गाइडेंस भी चाहिए होती है, इवन कि डॉक्टर की गाइडेंस भी चाहिए होती है कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, या एंग्जायटी की ड्रग्स चाहिए होती हैं। तो ऐसे केसेस में फिर उसको हॉस्पिटल सेटअप में ही किया जाता है, और उसके साथ ब्रेन एक्टिविटी को भी कंट्रोल किया जाता है। स्लीप एपनिया मोस्टली 2 टाइप्स का रहता है, एक सेंट्रल स्लीप एपनिया, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मीन्स जो मैंने अभी आपको समझाया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हमारा साँस रुक रहा है, बिल्कुल, और दूसरा हमारा सेंट्रल। सेंट्रल हमारे जो 2 ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया या हमारा लंग्स हो गए। लंग्स हो गए, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो सेंट्रल कंपोनेंट में उठाता है। ऐसे केसेस में सेंट्रल कंपोनेंट का जो इलाज रहता है वो न्यूरोलॉजिस्ट या पल्मोलॉजिस्ट के थ्रू किया जाता है, जो कि सीपैप, बाईपैप और आगे वेंटिलेटर सपोर्ट से इसको देखा जाता है, अगर वो पल्मोलॉजी का पार्ट है। और ब्रेन का अगर पार्ट है तो वो मेडिसिन रूप से देखा जाता है विद अलोंग विद साइकेट्रिक मेडिकेशंस। लेकिन जो 90% रोल है आज के सन 2024 के हिसाब से अगर माने, तो अगर 1000 केस हैं तो उसमें से 900 केसेस ऑब्स्ट्रक्टिव रहते हैं, और आने वाले 20 साल का जो ब्यौरा कह रहा है, जिस 1000 में से 990 हो जाएंगे, मतलब 99% केसेस ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएंगे, और 10% ही सिर्फ हमारे सेंट्रल रह जाएंगे, क्योंकि ये जो फूड हैबिट्स हैं, जो आजकल हमारा फास्ट फूड चल रहा है, जो हमारा खाने को अगर हम देखें बाहर जाके कुछ ऐसा चीज़ है ही नहीं जो हेल्दी है, तो उससे क्या होगा, हमारा इवेंचुअली वेट बढ़ेगा। जो पिज़्ज़ा आजकल पिज़्ज़ा नेशन बन गया हमारा देश, बर्गर नेशन बन गया, तो इन सब चीज़ों से इस स्लीप एपनिया की डिजीज़ को बढ़ावा ही मिलेगा, और इसको रोकने के लिए एक जागरूकता का बहुत बड़े लेवल पर हमें कैंपेन ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, और आगे मैं सीबैप पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो हमने शुरुआत की थी कि अब तक की जो बातचीत हमारी हुई, उसमें एक बात तो ये क्लियर है कि लोगों को जो खर्राटे आते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, उनको ये नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर के पास एक बार तुरंत जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि, और ये सवाल भी करना चाहिए कि उनके खर्राटे जो हैं, वो क्या नॉर्मल हैं, या फिर वो भी स्लीप एपनिया की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। तो ये दिखाना, क्योंकि बीच में ये बात ज़रूर आई और शुरुआत से ही डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो एक बार आप चेकअप के लिए ज़रूर जाएँ,
और कम से कम आपको ये पता लगे कि आपके जो खर्राटे हैं वो सिर्फ अच्छी नींद के हैं, खराब सेहत के नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मैं सीवैप पे आता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि सीवैप के बारे में ये कहा जाता है कि एक अच्छी थेरेपी है या फिर इसे इलाज कहें, क्या कहें इसे? सीपैप मैं जनरली इसको पहले फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। तो कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के तौर पर जाना जाता है। तो जी। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव एयर को ये फेंकता है। तो जब भी मैंने आपको बोला कि जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट रहेगा तो ही सीपैप एक उसका माध्यम है जिससे हम उसमें बचाव कर सकते हैं उन चीज़ों का जो हमारे को जानलेवा हो सकते हैं। जानलेवा हो सकते हैं। ये सेंट्रल कंपोनेंट्स में जनरली काम नहीं आता है। अगर ब्रेन या लंग की इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे केसेस में सीपैप ज़्यादा काम नहीं आता है। ऐसे केसेस में फिर बाईपैप, कि दोनों लेवल का हमें चाहिए, लंग की सपोर्ट भी चाहिए। तो सीपैप जनरली मैं तो सीपैप को ज़्यादा एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि आई प्रेफर कि हम उसके ऑब्स्ट्रक्शन साइड को देखकर उसको इरेडिकेट कर दिया जाए और पेशेंट 3 टू 6 मंथ्स में अपनी रूटीन लाइफ में चला जाए। बट जो लोग सही सर्जन के पास नहीं पहुंच पाते या उन्हें ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती जो बहुत फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, हिमाचल उत्तराखंड साइड, तो उन लोगों के लिए सीपैप एक बहुत ही बून रहता है। जब भी हमारी ऑक्सीजन कम होती है तो वो पॉजिटिव एयरवे डालकर उसको ऑक्सीजन को पिकअप कर देता है। जी। तो एटलीस्ट जब हम सो रहे हैं हमारी वो डिजीज़ को कंट्रोल करता है। बट जब हम दिन में वही चीज़ को फ़ील कर रहे हैं तो उस टाइम सीपैप हमारी मदद नहीं कर नहीं पाता। करता। वो तो सिर्फ सोते वक़्त ही सोते काम वक़्त जो आता है। हमारा उसका कंसेप्ट सीपैप का यही मान के चलिए कि रात को मानो मेरी ऑक्सीजन 40 हो गई, तो हू इज़ द पर्सन हू विल पुट इन द ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन। कौन डालेगा उसके अंदर ऑक्सीजन? हुँ, तो वो है सीपैप। सीपैप। तो अगर आप जैसे कई पेशेंट्स हमसे समय माँगते हैं कि मेरे को 2 महीने चाहिए, मेरी एक मीटिंग है या मुझे अभी शादी है हमारे घर में, 2 महीने के बाद सर्जरी करानी है। तो मैं ऐसे केसेज़ को खुल के बोलता हूँ कि आप फॉर द बीइंग टाइम रेंटल सीपैप को एडवाइस लेके आप ले लीजिए, जी। ताकि एटलीस्ट हमें कोई ऐसा अनफोर्सीन एक्सीडेंट ना देखना पड़े। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने पेशेंट्स को एडवाइस किया, इवन कि लिख के भी दिया कि सीपैप लगा लो, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा सब कुछ है, एंड दे हैड टू बियर अ लॉस ऑफ लाइफ। और उसके बाद उनके रिलेटिव्स भी हमें आके इस बात को बोला कि डॉक्टर साहब हमें ये सब कुछ कर लेना चाहिए था। तो आजकल हम भी इस चीज़ को बहुत अटेंटिवली ध्यान से देते हैं, क्योंकि बिकॉज इसमें लाइफ इन्वॉल्व है कि अगर पेशेंट सर्जिकल के लिए टाइम मांग रहा है या सर्जरी से बहुत ज़्यादा डरता है, तो एटलीस्ट वो सीपैप लगाकर उससे चलो डिजीज़ तो कंट्रोल नहीं होगी, उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। जो उसके सांस भरने के जो रात को प्रॉब्लम आ रही है, जो उसको बार बार पूरा दिन नींद आती रहती है या पूरा दिन सुस्ती रहती है, तो एक अच्छी स्लीप दे देती है वो। उससे हमारे को उसकी जड़ तो ठीक नहीं होती, बट एटलीस्ट उसकी वो प्रॉब्लम सीमित हो जाती है और वो बढ़ती नहीं है। यानी कुछ टाइम के लिए अगर कोई पेशेंट जो है उसको 2 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, तो कुछ टाइम के लिए तो सीपैप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि सीपैप जो है वो परमानेंट इलाज है, तो वैसा नहीं है। सीपैप इज़ ओनली अ क्योर। अब मुझे कोई बुखार होता है तो मैं पैरासिटामोल लेकर देखूंगा, लेकिन अगर मैं ठीक नहीं हो रहा तो मैं इवेंचुअली गो फॉर कि मुझे जॉन्डिस है या मुझे क्या हुआ है, कोविड हुआ है या फिर मुझे ब्रोंकाइटिस हुआ है। तो उसकी जड़ तक जाना एक अलग चीज़ है और उसको यूज़ करना एक अलग चीज़ है। वैसे ही जैसे आप पैरासिटामोल हर फीवर में देने के लिए हर कोई रेडी है, हाँ जी। तो ऐसे ही हर स्लीप एपनिया में सीपैप को दिया जाता है। बट क्या वो उसको उतना फ़ायदा दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, या उसके सिम्पटम्स रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा। कई बार एएचआई स्कोर 70 प्लस टच कर रहे होते हैं, और ऐसे केसेस में अब जिस इंसान को 1 घंटे में 70 बार सांस रुक रहा है, तो और जो मशीन काम ही पर मिनट के बेसिस पे कर रही है, तो पर मिनट में वो उसने हवा फेंकनी है, फिर उसको पॉज़ लेना है, तो 60 टाइम्स से ज़्यादा तो फेंक ही नहीं फेंक सकती। ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में फिर सीपैप भी काम करना बंद कर जाती है। फिर जो हमारे जो लोग सीपैप बेचने वाले, वो ही हमारा नाम लेके फिर पेशेंट को बोलते हैं कि पहले आपका एएचआई स्कोर 40 था, अब आपका 70 हो गया है, आप डॉक्टर मित्तल को दिखा लीजिए, अब देखते हैं वो फिर क्या बोलेंगे। फिर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि जब आपका 40 था, तो अगर हम इसको ऑब्स्ट्रक्शन साइट को ठीक कर देते, तो वो आफ्टर सर्जरी 40 से एकदम से 20 आ जाता। बिल्कुल। और यही हमारा सर्जिकल सक्सेस रेशियो माना जाता है। कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास 40 फॉर एग्जांपल 40 एएचआई के साथ आ रहा है और मैंने उसको सर्जरी के बाद 20 एएचआई दे दिया, तो इट इज़ अ सक्सेसफुल सर्जरी। सडनली उसके बाद उसका ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं और वो 15 पे आने के बाद हम उसका सीपैप भी हटा देते हैं। तो जब उसको 6 महीने से 1 साल तक फॉलो किया जाता है, उसके बाद उसका एएचआई स्कोर अपने आप 5 से नीचे आ जाते हैं। अब वही एग्जांपल मैं आपको दूँगा कि उस इंसान ने अगर वहाँ पे 40 पे सर्जरी कराई होती,
और 1 साल बाद वो आज 5 पे है और इधर उसने 40 पे सर्जरी नहीं कराई और आज वो 70 पे है। 70 पे। तो द डिफरेंस इज़ ह्यूज, 15 टाइम्स उसमें डिफरेंस आया। अब उसको 70 पे लाकर मुझे पहले बाईपैप थेरेपी देनी पड़ेगी, फिर उसको सीपैप पे लाना पड़ेगा। तो नाउ जो प्रोजेक्ट 1 साल में कवर होना था, अब वो प्रोजेक्ट 3 साल में कवर 3 साल होगा। में कवर होगा। और इतनी समझ रखना हमारे देश में, वो आप भी समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, कठिन है। हाँ। बड़ा मुश्किल है। हुँ। इसीलिए तो डॉक्टर साहब हम आपसे इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर नॉर्मली जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, जो भी इस बातचीत को देख रहा होगा, उसको एक बार तो ये ज़रूर लगेगा कि कराटे से तो पता नहीं, मतलब एक ही परिवार में करी ऐसा भी हो जाता है कि सारे ही लोग कराटे लेते हों। आते हैं हमारे पास ऐसे पेशेंट कि हमारे सारी फैमिली में ही सब लोग कराटे लेते हैं। तो मैं उन सबका वेट ज़रूर पूछना पसंद करता हूँ। वही जो मैंने 3 क्राइटेरिया बताए, नेक साइज़ और हाइट। हाइट। और इससे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ज़रूर बताऊँगा कि जब भी हमारे को ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारे सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये प्रभाव डालता है। आप 3 मिनट अपना नाक बंद करके देखिए, आपको साँस में दिक्कत आएगी, आपको देखने में भी दिक्कत आएगी, दिक्कत आपको आएगी। कानों में भी ऐसा लगेगा कोई सीटियाँ बजने लग गई हैं। इवन कि अगर आप इसको डेली अगर 3-4 मिनट आप ना, मेरे काफ़ी पेशेंट बोलते हैं सर ये खर्राटे नॉर्मल हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सर आप मेरे सामने 3 मिनट फिर जाग के खर्राटे लेके दिखाओ। जाके हाँ। आपके दिल के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ने लग जाता है, आपको बीपी की बीमारी एकदम से प्रभावित करने लग जाती है। जब हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं, तो सडनली 7 टू 10 डेज़ के बाद उन्हें बीपी की दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन कि जो अर्ली डायबिटिक्स होते हैं, जिनका HbA1c 7 से नीचे रहता है, उनकी डायबिटीज़ की दवाई भी हट जाती है। और काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो लोग ना सीपैप से पहले ही यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक बहुत ब्लोटिंग के कारण हम एक लीवर की प्रॉब्लम रहना, एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहना, इवन कि सीकेडी की प्रॉब्लम रहना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। अभी 3-4 पेशेंट्स हमारे रोल पे चल रहे हैं जिनको सीकेडी की प्रॉब्लम है और उनको 20 साल से सीपैप थेरेपी पे हैं। तो वो मुझे ये बोलते हैं कि सर मैंने तो सीपैप लगा लिया था, मैं तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। फिर मैं उन्हें यही बात बताता हूँ कि सीपैप सिर्फ़ आपके अनटोवर्ड कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल स्लीपिंग, कि आपको सोते-सोते कोई आपकी दिल की धड़कन ना बढ़े, ना बढ़े। आपको कोई एकदम से ऐसे हार्ट अटैक ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करेगा। काफ़ी बार हमारे पे पेशेंट से डिस्कस करते हैं, 3 स्टेंट डले हुए हैं ऑलरेडी, कि जब भी जाते हैं जी स्टेंट डाल देते हैं, रीज़न कुछ मिलता नहीं है, ठीक है? या फिर कई बार कार्डियोलॉजिस्ट को स्टेंट डालने के बाद उसको कोई रीज़न ही नहीं मिलता, फिर वो हमारे पास भेजता है कि आप एक बार स्लीप एपनिया के बारे में चेक करें। तो जो रात को 4 बजे एक इंसान को अगर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है या कोई स्ट्रोक आ रहा है, तो मुझे उसका एक रीज़न बताइए कि उसको कौन-सा वहाँ पे स्ट्रेस था? क्या उसकी वहाँ पे कोई लड़ाई हो रही थी? क्या उसको पीक प्रेशर था? वो आराम से सो रहा था। तो उसके दिल को किसने स्ट्रेस दिया? वो जो उसका साँस रुकता है, उससे उसको स्ट्रेस आता है। उसके बाद उसका दिल फड़कने लगता है और हमारी जो मैक्सिमम टेंडेंसी, सबको पता है कि हमारी हार्ट रेट 70 टू 80 होती है। बट जब पल्स 200 से ऊपर क्रॉस करती है, तो एकदम से बर्स्ट होता है। बस्ट होते हैं। तो वो आप कोई भी बैक डेट में, अपने सारे पेशेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि आप कोई भी बैक डेट में अपने किसी भी रिलेटिव को बैक डेट में जाके चेक कीजिए कि किसी का 4 बजे कार्डियक अरेस्ट आया हो, और उनको फ़ोन करके पूछो कि क्या वो खर्राटे लेते थे? क्या वो ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे लेते थे? क्या उनका रात को साँस रुकता था? क्या वो एकदम से साँस भरते थे? तो वो 100% आपको ये बताएँगे कि उनको सिर्फ़ खर्राटों की ही प्रॉब्लम थी, वो हमें लगता था नॉर्मल है। और ये पंजाब की विसिनिटी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप इस फील्ड के माहिर हैं, तो स्लीप एपनिया सर्जरी के भी आप माहिर हैं। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि स्लीप एपनिया सर्जरी कैसे आप करें? क्योंकि इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरी माना जाता है। तो आप कैसे इसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं और पेशेंट को इसका लाभ मिलता है? देखिए, मैंने आपको जैसे समझाया कि स्लीप एपनिया सर्जरी तक पहुँचने के लिए पहले 3 क्रूशियल स्टेप्स हमें हमेशा फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहला स्लीप स्टडी, अगर हमारा AHI स्कोर 5 से ज़्यादा है, तो वो एक कैंडिडेट बन जाता है कि जिसमें हम इसका थॉट प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो सेकंड हमारा रहता है फाइबर ऑप्टिक नेज़ोफ्रेंगोस्कोपी, जिसमें नाक से लेकर हम छाती तक दूरबीन जाँच कर वही हमारी 7 ऑब्स्ट्रक्शन साइट्स जैसे नाक की हड्डी, नाक का मांस फूलना, एडिनॉइड टिश्यू, तालू मोटा होना, टॉन्सिल्स का मोटा होना, जीभ मोटी होना या एपिग्लॉटिस का फॉल करना, वो हम फाइंड करते हैं कि हाँ, हम पेशेंट को बताते हैं कि आपकी 2 ऑब्स्ट्रक्शन साइट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उस हिसाब से हम उसका प्लान रेडी करते हैं। और उसके बाद हमारा एक सीटी स्कैन होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई हमारे साइनसेस के अंदर पॉलिप या रेशा तो नहीं बन गया, या कोई ऐसा एक्टिविटी जो हमारे से दूरबीन के दौरान हमारे से देखी ना गई हो, ड्यू टू दी एनाटॉमिकल बिहेवियर जो हर इंसान में अलग रहता है। तो वंस हम एक ये जुडिशियस प्लान के साथ जब हम इसमें खड़ा कर लेते हैं, तो सर्जिकल टाइम जो जनरली 1.5 आवर्स टू 2.5 आवर्स के बीच में रहता है, जो कि साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है।
और इसमें हम पेशेंट को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में स्टे करवाते हैं, ताकि क्योंकि बीइंग अ एयरवे सर्जरी, इसमें हम पेशेंट को ये ज़रूर समझाते हैं कि सबसे पहले हमारे को खर्राटे शुरू हुए, उससे हमारा वज़न बढ़ना शुरू हुआ और उसके कारण हमारा वज़न बढ़ते-बढ़ते एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, जिसको हम आज ठीक करने जा रहे हैं। तो हम उनको ये बात समझाते हैं कि नेक्स्ट डे हम जब आपको देखेंगे, तो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन साइट वहाँ पर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जो रात को चोकिंग वाली सेंसेशन है, रात को एकदम से साँस रुकता है, वो एकदम से पेशेंट का 1 या 2 दिन में ही ठीक होना शुरू हो जाता है। पेशेंट इस चीज़ को महसूस भी करने लगता है। बट जो मोस्ट कॉमन क्वेरी इंसानों की रहती है कि हमारे खर्राटे तो अभी भी आ रहे हैं। तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि अब हमारा रिवर्सल शुरू हो गया है। रिवर्सल शुरू होने का मतलब अब हमारे को ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है। तो धीरे-धीरे अब हमारी ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो हमारा वेट लूज़ होना शुरू होगा। उधर से आप डाइटरी हैबिट्स को फ़ॉलो कीजिए। वन्स द बीएमआई कम्स बिलो 25, कि एकदम से हमारा जैसे जो सर्जिकल बीएमआई जनरली रहते हैं 32, 33, 34, बहुत मोटे-मोटे पेशेंट्स होते हैं। तो जब वो 25 से नीचे आ जाते हैं, तो उनका बल्क और इनर टिश्यू भी बहुत कम लेवल पर अब उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो धीरे-धीरे 6 मंथ्स के अंदर-अंदर स्नोरिंग भी खत्म हो जाती है और यही एक इसका फ़ेज़ है, जो अगर इंसान 6 महीने इसको अ, अच्छे से करता है, तो उसको 90% प्लस रिज़ल्ट्स इसके सामने आते हैं और पेशेंट बहुत ही बेटर फ़ील करता है और एक वो विशियस सर्कल से बच जाता है कि जो सीपैप ना लगाए तो फँस गए, लगाए तो फँस गए वाले से उससे निजात प्राप्त कर लेता है। जी। तो जो आप टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, वो है ब्लडलेस टेक्नोलॉजी। उसमें पहले 10 साल पहले ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी, जिसको मैं डे 1 से ही इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी कारण आज हम इसको सक्सेसफुली बहुत अच्छे से कर भी पा रहे हैं। बट क्या होता है कि वंस पेशेंट अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट, कि एक बार हम पेशेंट को समझाएँ, रियलिस्टिक अप्रोच उसको समझ में आए कि ये उसको किस लेवल तक, किस रूट कॉज़ तक फ़ायदा पहुँचा रही है और इवन कि इसमें डायबिटीज़ रिवर्सल, हाइपरटेंशन रिवर्सल, जो कि मेजर लेवल्स तक नहीं गए। तो इवन के जो मेजर लेवल्स पे गए हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। इवन के जो कि जिनको बहुत पुरानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या गले की खराश जिसे करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी इसमें ठीक होती है। जिनके एलएफटीज़ बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहे, जिनकी किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहे, वो भी स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो आई विल टेल कि दिस इज़ अ लाइफ सेविंग एंड लाइफ चेंजिंग सर्जरी एंड स्लीप एपनिया। अगर हम बुक्स में जाएँ, तो एक साफ-साफ लाइन में लिखा हुआ है कि स्लीप एपनिया इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेज़। अगर किसी को स्लीप एपनिया है और उसको ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो उसको ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम होंगी। आप उसको कोई भी डॉक्टर के पास जाके देख लीजिए, ऑर्थो के पास जाके देख लीजिए, तो उनको हिप रिप्लेसमेंट, टीकेआर, अगर उनको कार्डियोलॉजी में जाके देख लीजिए, उनको तो कार्डियक अरेस्ट या फिर उनको बार-बार चक्कर आने की प्रॉब्लम, या फिर अगर आप उसको मेडिसिन वाले के पास जाके देखिए तो डायबिटीज़ की टैबलेट चल रही है, या अगर यूरोलॉजिस्ट के पास जाके देखें तो किडनी की प्रॉब्लम चल रही है या बार-बार पेशाब की प्रॉब्लम आ रही है। जनरल सर्जरी के पास जाके देख लीजिए तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो रहे हैं। इवन कि पीडियाट्रिशियन बच्चों में जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो बार-बार टॉन्सिलाइटिस लेकर या बार-बार गला खराब लेकर ये जाके प्रेज़ेंट करते हैं। इवन कि इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाके देख लीजिए, तो रात को वो ऑक्सीजन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डायटीशियन के पास जाके देख लीजिए, तो वो बोलेंगे कि वो ओवरवेट बहुत ज़्यादा है, तो इसको ओवरवेट के लिए कम कराने के लिए वो उनके पास जाते हैं। तो एवरी फील्ड इज़ इन टच विद दिस सिंड्रोम। बट जो करेक्टिव जो हम इसमें करके देते हैं कि उसको पेशेंट को इससे निजात दिला देते हैं, तो वो सर्जिकली अभी रिसेंटली ही इसको शुरू हुआ है 10-12 साल से एंड इट इज़ अ वेरी यंग ब्रांच एंड इसकी अवेयरनेस बढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा आगे लोगों को फ़ायदा होगा। जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और सबसे बढ़िया बात ये कि सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रात को सोते समय आप खर्राटे लेते हैं, वो अगर नॉर्मल खर्राटे नहीं हैं, तो आपको ये समझना है कि ये एक बड़ी बीमारी का रूप जो है, वो ले सकते हैं या फिर ले लिया है। तो सबसे पहला तो आपको ये करना है कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है अगर आपको इस तरह की समस्या है, अगर आप रात को ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे लेते हैं। बेशक आप ना जाएँ, आपके साथी जो हैं, जिनको आपकी वजह से ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, वो आपको लेके जाएँ और ये दिखाएँ कि कहीं ये स्लीप एपनिया तो नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, जैसे हम शुरुआत में भी हमने ये कहा कि खर्राटे को कोई ये समझता ही नहीं है कि खर्राटे जो हैं वो भी एक बीमारी हो सकती है और जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि ये एक बीमारी है और जानलेवा बीमारी है, ये आपको समझना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा और अगर आप में ये बीमारी निकलती है तो उसका सही इलाज
डॉक्टर साहब आपको बताएंगे और वैसा ही इलाज आपको करवाना होगा, ताकि आप एक अच्छी लाइफ जो है वो जी सकें और भरपूर नींद ले सकें। क्योंकि नींद अच्छी आएगी तो आपकी सेहत अच्छी होगी, और सेहत अच्छी होगी तो सब फिर अच्छा ही है। डॉक्टर लवकेश मित्तल, आपने खर्राटों को लेकर इतनी अच्छी जानकारी दी और देश हरियाणा टीवी पर आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। आपका शुक्रिया, और हीलिंग हॉस्पिटल का खास तौर पर बहुत शुक्रिया, जो इस तरह की सर्जरी करवा रहा है और वहाँ आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।